हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी का इंतजार करते रहते हैं और उसके लिए बहुत सारी तैयारियां करते हैं, लेकिन बाद में जब हमें निराशा मिलती है तो वो निराशा कई कई दिन तक हमें फिर से तरोताजा नहीं होने देती। इसी तथ्य से जुड़ी है ये कहानी, खुशियों का कैंसिलेशन। कहानी प्रस्तुत करती हूँ। अलका जैसे बिल्कुल पागल हुई जा रही थी जब से उनके आने की खबर सुनी थी। उसे लग रहा था ये सपना है। सच में क्या कभी ऐसा हो सकता है? ये खबर यकीन से परे थी, फिर भी वो विश्वास कर लेना चाहती थी। उसने जाने क्या क्या सोच डाला था। वो आयोजकों से कहेगी कि चाय पर ही सही, पर उसके घर के लिए 15 मिनट जरूर रखे जाए। आखिर वो भी तो उन्हीं में से एक है। ख्यालों में ही उसने सारी डिशेस की लिस्ट बना डाली थी। क्या क्या बनाएगी वो? समोसा कचौरी तो वो बहुत अच्छे बनाती है, पर सभी बनाते हैं, कुछ खास तो नहीं। फिर वो साउथ इंडियन डिशेस बनाएगी। पता नहीं उनको पसंद है या नहीं। आखिर सेलिब्रिटी हैं, पता नहीं क्या पसंद करते होंगे। देश विदेश जाते हैं, हो सकता है कोई विदेशी डिश उनको पसंद आती हो, और उसे तो विदेशी डिशेस बनाने का कोई तजुर्बा नहीं है। खैर, उसी समय तय करेगी कि क्या बनाना है। अभी तो एक सप्ताह बाकी है। उसे याद नहीं कि पूरा सप्ताह किस तरह उसने बिताया था, कौन कौन से चेंजेस करने हैं ड्राइंग रूम में, चादर का कौन सा सेट बिछाना है, कुशन कवर और लोड कवर कौन से कलर के लगाने हैं। ये सब कुछ उसने सोच डाला था। आते ही अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब कल वे आ रहे हैं। अलका सुबह से तैयारियों में जुटी है। ड्राइंग रूम से लेकर वॉशरूम तक उसने बार बार निहारा है कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल कई कई बार किया है। नाश्ता भी फाइनल कर लिया है कि साथ में 8-10 लोग होंगे तो क्या नाश्ता ठीक रहेगा। अब तो अलका का वक्त काटे नहीं कट रहा था। हे भगवान, अब क्या करे वो? अभी से नाश्ता तो ठंडा हो जाएगा। हाँ, ऐसा करती है कि उनको खत लिखती है, उनको चुपचाप पकड़ा देगी। इतने कम समय में सब कुछ बताना तो संभव नहीं है। खत लिखना भी ठीक है। उसने खत लिखना शुरू कर दिया था। आदरणीय, आप हमेशा मेरे आदर्श रहे हैं। कला के जिस क्षेत्र के आप पारंगत हैं, मैं भी उसमें थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखती हूँ। यकीन करें, आपके शब्दों में मैं खो जाती हूँ। सरस्वती माँ का ऐसा आशीर्वाद भी किसी को मिल सकता है, मुझे आपको सुनने के पहले इस बात का यकीन नहीं था। आपके शब्दों में खोकर नींद आने लगती है। आज अगर कोई मुझसे मेरी आखिरी इच्छा पूछे तो मेरा जवाब यही होगा कि मैं आपको सुनते सुनते चिर निद्रा में लीन होना चाहती हूँ। ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये सच है। आप यकीन करें या ना करें, मैं 16 वर्षीय बालिका नहीं हूं, ना अपरिपक्व हूं। मैं प्रौढ़ महिला हूं। पर यकीन करिए, शब्दों का वो लय का ऐसा संयोजन मैंने पहले कभी नहीं सुना, पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया। लगभग 3 वर्ष पहले मैंने पहली बार आपको वीडियो पर सुना वो देखा। ऐसा लगा
जैसे शब्दों का वो आवाज का गजब का संयोजन है। चेहरे पर भाव प्रवणता सोने पे सुहागा का काम दे रही थी। यकीन करिए, तब से मैं लगातार आपको सुनती चली आ रही हूँ और शायद अब अन्य किसी कलाकार को बहुत कम सुनती हूँ। साहित्य मेरा विषय नहीं रहा, मेरी बहुत अच्छी पकड़ भी उस पर नहीं है, पर आपका प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। और हाँ, आपकी परिधान की पसंद भी नफीस है। हमेशा देश काल वो परिस्थिति के अनुकूल होती है। आपकी एक अन्य विशेषता का जिक्र भी मैं करना चाहूंगी। आप हमेशा वातावरण को सरल व सुलभ बनाकर रखते हैं। हाँ, कभी कभी मुझे गुस्सा आता है, आप बीच में बातें बहुत करते हैं, मुख्य मुद्दे से भटक जाते हैं। ये भटकाव मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं इधर उधर देखने लगती हूँ। वैसे मैं आपको ये पत्र दूंगी तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? आपके लिए तो मैं बस अजनबी सी ही हूं, लेकिन मर्मज्ञ होने के नाते आप इतना तो जानते ही हैं कि श्रोता व वक्ता के बीच एक अदृश्य बंधन होता है। आपकी विषय वस्तु हमारी पूजन सामग्री हो जाती है। आपकी रचनाएं हमारी खुशी व आंसुओं का आधार हो जाती हैं। हम उनके साथ ही हंसने रोने लगते हैं। हमारे एक काल्पनिक संसार बन जाता है। आपकी एक एक रचना हमको अलग अलग रसों की दुनिया में ले जाती है। कभी हम अश्रु बहाते हैं तो कभी हमें गुदगुदी होती है। कभी हम मुस्कुराते हैं तो कभी हम श्रृंगार के सागर में डूब जाते हैं। कुल मिलाकर हम आपकी रचनाओं से संचालित होते हैं। कभी कभी आप कहते हैं कि श्रोतागण आपके द्वितीय ईश्वर हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि श्रोतागण को अपनी रचनाओं के आधार पर नचाने वाले आप होते हैं। फिर द्वितीय ईश्वर तो आप हुए ना। एक बात और, आप तो अपनी बात कहकर मंच से हट जाते हैं, संदर्भ से हट जाते हैं, लेकिन श्रोता तो लगातार उसी भंवर में उतराते रहते हैं। सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, हर वक्त वही पंक्तियां उनका पीछा करती रहती हैं। वक्ता की विशेषता उसकी वाणी की मिठास होती है। वही मिठास पूरे वातावरण में तैरती रहती है। काश ये सब कुछ मैं स्वयं आपसे कह पाती, पर मैं जानती हूं ये संभव नहीं है। ईश्वर करे हम शीघ्र ही मिलें। आपकी प्रशंसक। अलका ने पत्र समाप्त करके एक सुंदर से लिफाफे में बंद करके रख दिया था। उसने नाश्ता तैयार करने के लिए घड़ी की तरफ नजर डाली थी। अरे समय तो कम ही बचा है, जल्दी करनी होगी। पता नहीं साउथ इंडियन डिशेस पसंद करते हैं या नहीं, पर आजकल ऑयली चीजें खाना लोग बहुत कम पसंद करते हैं। बेहतर होगा कि इडली वो गाजर का हलवा बना ले। उसने इडली के लिए बैटर बनाना शुरू कर दिया था। गाजर पहले से ही धोकर रख दिया था। गाजर किसना शुरू कर दिया था। गाजर किसने लगी थी तो अंगूठे में चिलकन सी हुई थी। अभी कल ही सब्जी काटते वक्त कट लग गई थी। उसने अंगूठे में बैंडेज लगा ली थी। गाजर किसने के बाद उसने उसे टेढ़ा करके रख दिया था। सांभर के लिए सब्जियां भी काटनी थी और फिर चटनी की तैयारी भी करनी थी। काफी काम बाकी था। उसने देर कर दी थी। खत थोड़ा छोटा होता तो भी चल जाता।
और फिर जरूरी तो नहीं कि वे इस खत को पढ़ें, और अगर पढ़ भी लें तो पसंद करें, ये भी तो जरूरी नहीं। जाने क्या सोच बैठे हैं। उनकी सोच तो सात्विक है, लेकिन हर कोई एक ही तरह से थोड़ी सोचता है। उनकी पत्नी होगी, बच्चे होंगे, रिश्तेदार होंगे। कभी कहीं किसी के हाथ ये पत्र लग जाए तो उनकी तो इमेज भी खराब हो सकती है। वो भी कैसी है, अभी तक बस हाई स्कूल वाली बच्ची ही बनी हुई है। अच्छा हो कि वो ये पत्र उन्हें दे ही नहीं। पर ये सोचकर उसका चेहरा उतर गया था। फिर उसके भाव उन तक कैसे पहुंचेंगे? फिर वो गलत कहाँ है? समाज की सोच बहुत अच्छी नहीं होती है, उसे तो जरूरत के हिसाब से बदलना पड़ता है। अलका ने सोचा था कि वो क्रांति लाएगी। अगर वो अच्छी सोच के साथ कोई बदलाव लाना चाहती है तो उसमें बुराई क्या है? वे भी तो अच्छा बुरा समझते होंगे। कुकर में सीटी आ गई थी। सांभर कहीं ज्यादा न गल जाए, ये सोचकर उसने कुकर बंद कर दिया था। वो भी तो बस करती कुछ है और सोचती कुछ है, इसीलिए तो हर कोई उसे बस कुछ न कुछ सुनाता ही रहता है। उसे सुनना पसंद नहीं, इसलिए वो अकेले रहना पसंद करती। अपनी दुनिया, अपना काम, अपना स्वाभिमान। जब से पति छोड़कर गए हैं, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। पति के साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे रहे थे, मगर होनी पर किसी का कोई वश नहीं होता। उसने सांभर में बघार लगाकर तैयार कर दिया था। वो चटनी बनाकर इडली कुकर चढ़ा दिया था। इडली का बैटर सांचे में डालते डालते वो सोच रही थी कि पता नहीं वो उसके घर आना पसंद करेंगे या नहीं। उसकी कोई पहचान भी तो नहीं है। वीडियो उसने देखा है, वो उनके शब्दों से प्रभावित है, वो तो नहीं। हो सकता है कहीं मना ही कर दें तो कोई क्या कर लेगा। खाने के सामान की तो कोई बात नहीं, सब मिल बैठकर खा लेंगे, पर उसका तो मन ही टूट जाएगा। कितने दिनों से सपने संजोए हुए हैं। उसने मन को धमकाया था, हमेशा गलत ही सोचता है। ऐसा क्यों होगा? वैसे भी वो तो बहुत ही सरल सहज लगते हैं। लोग तो राह चलते लोगों से मिल लेते हैं। हलवा भी तैयार हो गया था। उसने एक कटोरी में जरा सा डालकर चखा था तो अच्छा लगा था। पड़ोस वाली रेखा जब तब उसके हलवे की तारीफ करती रहती है। जरा सा सांबर व चटनी भी उसने अलग अलग निकाल कर चखी थी। सब कुछ अच्छा बना था। हे भगवान, उसने ईश्वर के हाथ जोड़े थे। शुक्र है तेरा कि कुछ बिगड़ा नहीं। उसने कपड़े चेंज कर लिए थे। वो बाहर का एक चक्कर लगाया था। सब कुछ ठीक ठाक था। समय लगभग हो रहा था। उसे सोचा था कि फोन करके पूछा जाए कि स्थिति क्या है। मौसम बहुत ही खराब था। बाहर कोहरा छाया हुआ था। फोन लग ही नहीं रहा था। शायद नेट की प्रॉब्लम थी, वरना उन लोगों का पहला प्रोग्राम तो उसके घर लाना ही था। हे भगवान, पहली बार वे आ रहे हैं और उसने कोई गिफ्ट भी नहीं मंगाया। कैसी है वो, सब भूल जाती है। अब क्या करेगी? एक पेन सेट रखा है, वही दे देगी। अचानक फोन की रिंग बजी थी। उधर से आवाज आई थी, मौसम के कारण फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अलका को लगा था कि उसकी सारी खुशियां कैंसिल हो गई हैं। धन्यवाद।